प्यारे बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक का ग्रुप 15 शुरू करेंगे। तो हेडिंग दीजिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। आपको बताया जा चुका है कि 12th के सिलेबस में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं हम लोगों को। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 के तत्व। तो ग्रुप 15 के तत्वों को निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस का अर्थ क्या होता है? निकोजेंस का अर्थ होता है सफोकेशन। सफोकेशन यानी दम घुटने वाला। जो इस वर्ग के तत्व जो होते हैं या इनके जो गैसें होती हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, उनमें दम घुटने वाली प्रॉपर्टी होती है। उनसे दम घुटता है, जहरीली होती है, पॉइजनस होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? निकोजेंस। और इस वर्ग के जो तत्व हैं, इनके यौगिकों को निकटाइड्स कहा जाता है। तो ये हो गए निकोजेंस। ग्रुप 15 के तत्वों को क्या कहेंगे? निकोजेंस। अब ग्रुप 15 में जो तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड निहोनियम। आपको ट्रिक बताया जा चुका है। क्या ट्रिक है इसका? तो नाना पाटेकर, यहां है मॉस्कोवियम, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार मास्को में। इसका ट्रिक आपको बताया जा चुका है पहले भी। एक बार फिर से देखिए, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार मास्को में। नाना हो गया N, पाटेकर P, ऐश्वर्या S, सब SB, बीमार BI, मास्को मॉस्कोवियम MC। यह न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है, इसका नाम है मॉस्कोवियम। तो ये रहा ग्रुप 15 के तत्व और इसका ट्रिक। इसको नोट कर लीजिए ट्रिक को। अब थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो है, यह पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है। कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78%। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 71%। और ऑक्सीजन भी आप लोग जानते होंगे 21% होता है। बाकी 1% में अन्य गैसें होती है। नाइट्रोजन जो है खनिज के रूप में भी पाया जाता है। खनिज के रूप में इसका मेन सोर्स जो है वह चिली साल्टपीटर है। चिली साल्टपीटर, फार्मूला NaNO3। इंडियन साल्टपीटर भी होता है। इंडियन साल्टपीटर, फार्मूला KNO3। इसके रूप में यह खनिज में पाया जाता है, मिनरल्स के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस के बारे में देखें। फास्फोरस पृथ्वी की सतह पर 10वां सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। यानी पृथ्वी की सतह पर 10वां सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। फास्फोरस जो है हम लोग किस रूप में लेते हैं? फास्फोरस जो है यह हम लोग का जो बोन होता है, टीथ होता है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। फास्फोरस
मनुष्य के या जंतुओं के बोन तथा टीथ का मुख्य संघटक है। तो फास्फोरस हम लोग किससे लेते हैं, कौन सी ऐसे चीज लेते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, तो यह फिश, मिल्क इत्यादि में पाया जाता है, इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस 78% पाया जाता है। यह खनिज के रूप में चीनी साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर के रूप में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। पृथ्वी की सतह पर, ये फास्फोरस के बारे में देखें कि पृथ्वी की सतह पर 10वां सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। मनुष्य के बोन तथा टीथ का मुख्य संघटक है ये फास्फोरस। किसमें पाया जाता है, तो फिश और मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 15 के तत्वों की सामान्य विशेषताएं। उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए ग्रुप 15 के जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, परमाणु संख्या इनका 7, 15, 33, 51 और 83। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p3, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p3। इसको काउंट कर लेते हैं। 2 8 10, 8 18, 10 28, 2 30, 6 36, 10 46, 14 60, 60 8 68, 2 70, 10 80, 3 83। ये ग्रुप 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। ये सबसे वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जिसमें sp-df का यूज किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब सेल वाइज हो गया। लेकिन यदि इसी को हम लोग इनर्ट गैस वाइज लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जरा इसको सब लोग समझेंगे। ये सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको हम लोग इनर्ट गैस वाइज लिखने जा रहे हैं। तो देखिए इनर्ट गैस का नाम आप लोग सुने होंगे, कौन कौन होते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन। परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54 और 86। इनको कहते हैं क्या, नोबल गैस। ये नोबल गैस हो गए या निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस के टर्म में लिखना है, निष्क्रिय गैसों के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग जरा ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए हमको नाइट्रोजन का लिखना है, ठीक है, तो ध्यान से सब लोग समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सबसे वाइज दिया हुआ है, sp-df के रूप में दिया है, इसको नोबेल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसी भी तत्व का। तो सबसे पहला काम करते हैं कि जिस तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबेल गैस वाइज लिखना है,
इसके परमाणु संख्या के नजदीक वाला उसमें परमाणु संख्या खोजेंगे। इसके परमाणु संख्या के नजदीक होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर परमाणु संख्या 7 है, तो 7 से नजदीक और कम वाला उसमें देखिए कौन है। तो 7 से नजदीक तो ये 2 है, 2 और 10, लेकिन कम वाला कौन है, ये है। हमको नजदीक वाला भी देखना और कम वाला, अधिक एक भी होगा तो उसको नहीं लेंगे, उसके इसके नजदीक होना चाहिए और कम होना चाहिए। तो इसमें कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे हीलियम। हीलियम लिखिए। अब हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2। तो इसमें से हम 2 इधर से छांट लेंगे, ये 2 हो गया। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन छांट लिए और बाकी जो बचा है इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो 2s2 2p3। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझिए। जैसे नाइट्रोजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखना है इनर्ट गैस के रूप में, नोबल गैस के रूप में, तो नाइट्रोजन के करीब वाला और इससे कम परमाणु संख्या वाला नोबल गैस खोजेंगे। तो नाइट्रोजन से कम और इसके करीब वाला ये हीलियम हो गया, तो यहाँ पर हीलियम लिख दिए। अब हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन हम छांट लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2 इलेक्ट्रॉन के बदले हम क्या लिख लिए, हीलियम, और बाकी जो बचा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। चलिए इसी तरह फास्फोरस का लिखना हो तो क्या होगा बताइए। फास्फोरस का 15 है परमाणु संख्या, तो इसके करीब और इससे कम वाला इसमें देखेंगे कौन है, नियॉन है। तो नियॉन का 10 है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लिए नियॉन। अब इसमें से 10 हम छांट लेंगे। 10 कहाँ तक आया, तो देखिए यहाँ तक 10 आ गया, 2 2 4 6 10। अब इसके बाद जो बच रहा है इसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो 3s2 3p3। तो ये हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस का। इसी तरह आर्सेनिक का लिख सकते हैं। आर्सेनिक का देखिए 33 है, तो 33 से कम और इसके करीब वाला उसमें खोजेंगे। तो 33 से कम और करीब वाला कौन हो गया, आर्गन हो गया, क्योंकि ये 33 करीब तो जरूर है लेकिन अधिक है, और हमको करीब वाला लेना है और कम वाला लेना है, तो आर्गन हो जाएगा। आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 18 छांट लेना है। 2 8 10 8 18 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक हम इसके बदले आर्गन हो गया। अब इसके बाद वाला लिख लेंगे, यानी 3d10 4s2 4p3। ठीक है। उसी तरह चलिए एंटीमनी का। एंटीमनी का 51 है, तो 51 है, तो इसके करीब वाला यहाँ पर, इससे कम वाला 36 क्रिप्टन हो गया। तो एंटीमनी का यहाँ पर हो गया क्रिप्टन। क्रिप्टन का हो गया 36, तो इसमें 36 देख लिए, 2 8 10 8 18 10 28 8 36 यहाँ तक आ गया। तो इसके बाद वाला लिख लेंगे, ये 36 के बदले हो गया, तो 4d10 5s2 5p3। ठीक है। इसी तरह आप बिस्मथ का भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए सबके बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, सबके बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, तो 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3। उसी तरह बिस्मथ में आपका आ जाएगा 6s2 6p3 आ जाएगा। तो यदि 2 3 4 5 6 के बदले हम n माने तो क्या इसको लिख सकते हैं, ns2 np3। यानी ग्रुप 15 के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ns2 np3। दूसरा चीज आप देखिए कि इनके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए बाहरी कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी बाहरी कक्ष इसका दूसरा कक्ष है, और दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 3 5। यहाँ भी बाहरी कक्ष तीसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 3 5। तो सब में बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। तो दूसरा चीज देखे, पहला चीज देखे कि इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 होता है। दूसरा चीज देखे कि इनके संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और तीसरा चीज आप गौर कीजिएगा यहाँ पर कि p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं।
P में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरता है। तो P में यदि 6 इलेक्ट्रॉन हो तो पूरा भरा कहा जाएगा, और P में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो आधा भरा कहा जाएगा। आप लोग पढ़े हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, यानी आधा भरा और पूरा भरा ऑर्बिटल जो होता है वह अधिक स्थायी होता है। तो इन सब में आधा भरा ऑर्बिटल है, P पूरा भरेगा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और आधा भरेगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए सब में P में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबका जो बाहरी कक्ष का P है वह आधा भरा है, और आधा भरा जो ऑर्बिटल होता है वह अधिक अस्थायी होता है। यही कारण है कि इस ग्रुप के जो तत्व होते हैं वे अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और यह जो हो गया नोबल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं, नोबल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए मिटाते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या बातें हम लोग जाने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? पहला कि इस वर्ग के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। ठीक है। दूसरा चीज कि इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। और तीसरा चीज हम लोग देखे थे कि अर्ध भरा p ऑर्बिटल होता है, जिसके चलते ये अधिक अस्थायी होते हैं। तो लिख सकते हैं कि अर्ध भरे p ऑर्बिटल यानी p3 की उपस्थिति के कारण ये अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। अधिक अस्थायी होते हैं। तो ये हम लोग देखे, ये हम लोग देखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रुप 15 के तत्वों का। आशा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे परमाणु आकार। तो अगला हेडिंग दीजिए परमाणु आकार। देखिए परमाणु आकार जो है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता जाता है। जैसे देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का। इसमें 2, 3, इसका 2, 5, इसका 2, 8, 5, 2, 8, 18, 5, इसका 2, 8, 18, 18, 5, इसका 2, 8, 18, 32, 18, 5। इसमें कितना कक्ष है? 2 कक्ष। इसमें 3 कक्ष है, इसमें 4 कक्ष है, इसमें 5 कक्ष है, इसमें 6 कक्ष है। यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ रही है, कक्षों की संख्या बढ़ेगी।
और जब कक्षों की संख्या बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए पहला कक्ष है, ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष। तो पहला कक्ष हो गया तो नाभिक से दूरी ये हो गया परमाणु त्रिज्या, दूसरा कक्ष आ गया तो परमाणु त्रिज्या ये हो गया, तीसरा आ गया तो परमाणु त्रिज्या ये हो गया। यानी जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ेगी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो कक्षों की संख्या बढ़ने से वास्तव में होता क्या है, तो नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ती है। आपको परमाणु त्रिज्या बताया गया कि नाभिक से किसी परमाणु में, नाभिक से जैसे ये परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, तो नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। अब जैसे जैसे कक्ष की संख्या बढ़ेगी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, एक और कक्ष बढ़ा तो परमाणु त्रिज्या और बढ़ गया। तो कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ती है और इसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो कक्षों की संख्या यहाँ बढ़ रही है, कक्षों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ेगी और इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ती है, कक्षों की संख्या बढ़ने का मतलब कि नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। ये जनरल ट्रेंड है, सामान्य ट्रेंड है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ती है और कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक से बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी जिसके कारण परमाणु आकार बढ़ता जाता है। अब जरा देखिए इसके परमाणु त्रिज्या के बारे में। नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या 70 पिकोमीटर होता है, इसका 110 पिकोमीटर, इसका 121, इसका 141, इसका 148। ध्यान दीजिए ये सब पिकोमीटर में है, पिकोमीटर में। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि नाइट्रोजन से फास्फोरस का कितना बढ़ रहा है, तो 40। इससे कितना इसका बढ़ा है, तो 11, इसका 20 और यहां कितना बढ़ रहा है, तो मात्र 7 पिकोमीटर। यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस का ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एंटीमनी से बिस्मथ का बढ़ तो जरूर रहा है बस, लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है। यहां ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, लार्ज इंक्रीज, यानी अधिक वृद्धि हो रही है, अधिक वृद्धि, और यहां पर कम वृद्धि हो रही है, परमाणु त्रिज्या में कम वृद्धि हो रही है। तो यहां अधिक वृद्धि क्यों होती है, तो ये हो गया एस और पी इलेक्ट्रॉन के प्रभावी आवरण प्रभाव के कारण, आवरण प्रभाव के कारण। और ये हो गया, इसमें चूंकि d ऑर्बिटल आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आप लोग देखे हैं कि इसमें D10 आ जाता है, इसमें D10 आ जाता है और F14 भी आ जाता है। तो D और F इसमें आ जाते हैं
और डी और एफ का आवरण प्रभाव बहुत ही कमजोर होता है, जिसके चलते इसमें कम वृद्धि होती है। तो यहां लिख सकते हैं डी तथा एफ इलेक्ट्रॉन के कमजोर आवरण प्रभाव के कारण, आवरण प्रभाव के कारण। तो यहां ध्यान देने वाला चीज है, हम लोग अभी देखें कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। यहां भी हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रही है, लेकिन परमाणु त्रिज्या में जो वृद्धि है वह कंटिन्यू नहीं है। यहाँ पर वृद्धि ज्यादा हो रही है और यहाँ पर वृद्धि बहुत कम हो रही है। तो यहाँ जो ज्यादा वृद्धि हो रही है यानी 40 पिकोमीटर बढ़ रहा है, यह क्यों हो रही है? तो एस और पी इलेक्ट्रॉन के प्रभावी आवरण प्रभाव के कारण। यहाँ कम वृद्धि क्यों हो रही है? तो डी तथा एफ इलेक्ट्रॉन के कमजोर आवरण प्रभाव के कारण। तो ये आप नोट कर लेंगे। आवरण प्रभाव आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया है पीरियोडिक टेबल में। थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे जिन लोगों को याद नहीं होगा। आवरण प्रभाव जो है इसको इंग्लिश में स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट ये क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह परमाणु का नाभिक है, यह पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। ये पहले कक्ष के इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कक्ष के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्ष में है। ध्यान दीजिए, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस और इस पर भी माइनस, तो माइनस माइनस के बीच विकर्षण होगा। और यही जो विकर्षण बल है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है, इसी को आवरण प्रभाव कहा जाता है। यानी आवरण प्रभाव क्या हुआ? तो भीतरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन द्वारा सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला विकर्षण बल, इसी को क्या कहा जाता है? तो आवरण प्रभाव कहा जाता है। अब आवरण प्रभाव एस, पी, डी और एफ में सबसे अधिक किसका होगा? तो नाभिक के सबसे करीब समझा जाता है एस को, उससे बाहर पी को, उससे बाहर डी को और सबसे बाहर एफ को। तो जो नाभिक के ज्यादा करीब होगा वह इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा विकर्षण बल लगाएगा। तो आवरण प्रभाव सबसे अधिक एस का, पी उससे दूर होता है तो उससे कम, सबसे कम डी और एफ का। अब जब आवरण प्रभाव यानी विकर्षण बल ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो विकर्षण बल लगाते हैं इसी को आवरण प्रभाव कहते हैं। और जब ये विकर्षण ज्यादा होगा तो इनके बीच, नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण बल को कम कर देगा। यानी विकर्षण मतलब आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव जब बढ़ेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आवरण प्रभाव जब बढ़ेगा, आवरण प्रभाव मतलब क्या हुआ कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला विकर्षण बल। तो विकर्षण बल का मान जब बढ़ेगा तो आकर्षण बल का मान क्या होगा? घट जाएगा। तो आवरण प्रभाव जब बढ़ेगा तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब आकर्षण बल घटता है तो दूरी बढ़ती है। तो दूरी का मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। आकर्षण बल जब घटेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, इसी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा।
परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। तो एक बार फिर से देखिए, जब आवरण प्रभाव बढ़ेगा, आवरण प्रभाव बढ़ने का मतलब आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अब देखिए एस और पी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि नाभिक के करीब होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर, बाहर इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण ज्यादा लगाते हैं। तो इनका आवरण प्रभाव ज्यादा होगा तो आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। इसलिए नाइट्रोजन से फास्फोरस का परमाणु त्रिज्या ज्यादा बढ़ता है, 40 पिकोमीटर बढ़ जाता है। वहीं जब आवरण प्रभाव कम होगा, आवरण प्रभाव डी और एफ के केस में, डी एंड एफ के केस में हम लोग देखे हैं कि आवरण प्रभाव कमजोर होगा, एस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का सबसे कम। तो डी और एफ का आवरण प्रभाव कम होगा तो आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, और जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या छोटी होगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी। यही कारण है कि एंटीमनी से बिस्मथ का परमाणु त्रिज्या में कम परिवर्तन होता है। कितना पिकोमीटर का, तो 7 से 8 पिकोमीटर का। भी हम लोग देखे कि 41 था उसका 48, तो कितने पिकोमीटर का बढ़ा था, 7 पिकोमीटर। तो अब आशा है कि आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि आवरण प्रभाव एस का और पी का ज्यादा होता है, जिसके चलते आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल घटने के कारण नाभिक से बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ जाती है, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। इसलिए नाइट्रोजन से फास्फोरस का 40 पिकोमीटर की वृद्धि होती है, ज्यादा बढ़ता है परमाणु त्रिज्या। जबकि एंटीमनी से बिस्मथ की ओर आते हैं तो डी और एफ ऑर्बिटल पाया जाता है, एंटीमनी में डी पाया जाता है और बिस्मथ में डी और एफ दोनों पाया जाता है, जिसके चलते इसका आवरण प्रभाव कमजोर हो जाता है। कमजोर आवरण प्रभाव के कारण आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके चलते परमाणु त्रिज्या घटती है। इसलिए बढ़ता तो जरूर है लेकिन बहुत कम बढ़ता है, मात्र 7 पिकोमीटर। तो ये हम लोग देखिए ग्रुप 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु त्रिज्या। अब हम पिछले लेक्चर में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे उसका आंसर बताएंगे, और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो ये पिछले लेक्चर का पी ब्लॉक 01 का आंसर है क्वेश्चन का, और ये आज का यानी पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाएंगे। आप लोग डेली का वीडियो डेली पढ़ें, नोट करें उसको, और क्वेश्चन बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आशा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु त्रिज्या अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग खूब अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाएं और डेली बाय डेली इसको करते जाएं। थैंक यू।